जय हिंद साथियों, सिग्मा एडू गुरुकुल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक हिंदुस्तानी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डी फार्म, बी फार्म एंड एम फार्म एज वेल एज पैरामेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ सेल लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या कह सकते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटी संरचना है और क्रियात्मक है। ऐसा है, इससे छोटे संरचना तो कोई है नहीं। मॉलिक्यूल्स है, एटम्स हैं, लेकिन वो क्रियात्मक नहीं है, फंक्शनल नहीं है। ये क्या है? सेल फंक्शनल है। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल जो है सबसे पहले जो है कब खोजा गया? 1665 में। और किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो कह सकते हैं कि सेल जो है शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। कहां खोजा गया था ये भी हम बताते चलते हैं। एक कार्क सेल में खोजा गया था, जो कैसा था? नॉन लिविंग सेल था। द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एक टर्म और जोड़ते चलते हैं, बाद में जो है सेल थ्योरी किसने दिया? स्लेडर एंड स्वान। इन दो लोगों ने मिलकर के क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में लगभग 200 तरह की क्या है? सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी इज द ब्रांच इन व्हिच वी स्टडी अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जहां हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जहां सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अभी हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी, तो वहां सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, या सेलुलर फिजियोलॉजी पढ़ा था, सेलुलर एनाटॉमी पढ़ा था। सेलुलर एनाटॉमी और सेलुलर फिजियोलॉजी मिला करके साइटोलॉजी का निर्माण करते हैं। तो ये साइटोलॉजी जो है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं और सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये क्या है? हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? पूरी तरह से फंक्शनल है। क्या है? पूरी तरह से फंक्शनल है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें जो है हमारे सेल में प्रेजेंट होती हैं। आगे बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं पार्ट ऑफ सेल। बेटा अभी हमने आप लोगों को बताया कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है। तो यहां देख सकते हैं आ सेल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट। सेल जो है मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ लोग इसको 3 पार्ट में भी बताते हैं। 3 पार्ट जब कहते हैं तब क्या है, और 2 पार्ट में क्या है? 2 पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है हमारा आपका सेल का जो है आउटर लेयर है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेसिकली जब 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा होगा सेल ऑर्गेनेल्स। लेकिन जब हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में क्योंकि ये सारे ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं और न्यूक्लियस भी एक तरह से ऑर्गेनेल्स ही है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। साइटोप्लाज्म में क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स कहां पर है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब जो है ये हमारे सेल्स के पार्ट हैं। अब हम बिना किसी देरी के जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आखिर ये कैसे बना है, ये क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, या कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। आप लोग कोशिका झिल्ली के नाम से पढ़े होंगे जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे, अदरवाइज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से पढ़े होंगे। इट इज अ थिन, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक बैरियर और आउटर कवरिंग दैट सेपरेट द इंटरनल कंपार्टमेंट
या कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या है? ये सेल का सबसे बाहरी पतला, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक बैरियर है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारी कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली है जो कैसी है? फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, छोटी बड़ी हो सकती है, हल्का सा तनाव आएगा, इलास्टिसिटी है इसके अंदर, एक तरह से बैरियर का काम करता है। किसके बीच में? आउटर कवरिंग ये है, तो आउटर कवरिंग है किसका? सेल का। तो ये बैरियर किसके किसके बीच में करेगा? सेपरेट ये करेगा इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो हमारे साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, ये सारी चीजें जो हैं ये सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल कंपार्टमेंट है, इंटरनल कंपोनेंट है। इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ चीजें होंगी, तो इनको और इनको ये सेपरेट करने का काम करता है। जैसे आपका जो चार दीवारी होता है वो कमरों को छुपा लेता है और बाहर दोनों के बीच में एक तरह से सेपरेशन का काम करता है, पर्दा का काम करता है। ये एक पतला सा पर्दा है, पतला सा झिल्ली है। इट इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया कोई भी घुस के चला गया। अब आप चार दीवारी लगा दिए तो कोई तो घुस नहीं सकता, जिसको आप गेट खोलेंगे, जिसके लिए परमिट करेंगे वही आ पाएगा ना। It is a selectively permeable membrane that allow only few substance to pass through it। ये जो है selectively permeable membrane है जो कुछ ही पार्ट को, कुछ ही कंपोनेंट को अंदर आने देता है या बाहर जाने देता है। अर्थात कि ये सभी पदार्थों को, सभी कंपोनेंट को एंट्री नहीं देता है, ना एग्जिट देता है। सेमी परमेबल है, सेलेक्ट करेगा, जिसको इच्छा होगी, जो उसके काम के लिए होगा वो एक्सेप्ट करेगा, जो उसके काम का नहीं होगा उसको रिजेक्ट करेगा, आउट कर देगा। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो हमारा थिन लेयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हम लोग इसको क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन का बना होता है। तो इसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं, तो मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कितना? 60 to 80% जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे प्रोटीन होता है, जबकि लिपिड जो है 20 से 40% होता है। और इस लिपिड में 75% जो होते हैं वो फास्फोलिपिड होते हैं। 1 या 2% इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। बहुत कम मात्रा होने की वजह से हम लोग सिर्फ लिपोप्रोटीन कहते हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें 75% लिपिड का जो है 75% फास्फोलिपिड होता है। और ये जो फास्फोलिपिड होता है ये बाइलेयर होता है। इसमें क्या होगा? हेड होगा और टेल होगा। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, अर्थात कि लिपिड लविंग होगा या ऑयल लविंग होगा या वाटर हेटर होगा, जो वाटर को रिपल करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये टेल है और ये क्या है? बॉडी है। हमारा हाइड्रोफोबिक और लिपोफोबिक है। अगला हम लोग बिना किसी देरी के पढ़ते हैं फास्फोलिपिड। ये बाइलेयर है। फास्फोलिपिड का बाइलेयर इधर देख सकते हैं आप, फास्फोलिपिड है, इधर फास्फोलिपिड है। ये दोनों साइड में क्या है? फास्फोलिपिड है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन अर्थात कि बाहर की तरफ जो प्रोटीन है, ये इनसाइड हमारा है। क्या है इधर? ये इनसाइड है। ये मेम्ब्रेन्स हैं। ये क्या है? मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, मेम्ब्रेन चैनल्स हैं। ये कहा? यहां पर ये मेम्ब्रेन चैनल्स हैं। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स भी बीच बीच में है। क्या? इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स भी हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम चार दीवारी जो लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं? उसका क्या काम है? भाई सुरक्षा देता होगा। तो इसी तरह से जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका भी फंक्शन जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स। ये क्या करता है? कोशिका की सुरक्षा या रक्षा करता है, बचाव करता है किसी भी बाहरी आघात से या बाहरी जो है तत्व से एंट्री ना हो, बाहरी तत्व जो है उसमें प्रवेश ना कर पाए। कुत्ता बिल्ली ना जैसे प्रवेश कर पाते हैं घर में, उसी तरह से ये भी किसी भी कंपोनेंट को सिलेक्टिवली परमिट करता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, जो कोशिका झिल्ली है इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू वाइवा में भी ये सब चीजें पूछी जाती है। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किन्हीं दो कार्य का वर्णन कीजिए, किन्हीं दो कार्यों के बारे में बताइए, तीन कार्यों के बारे में बताइए। तो क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स, ये क्या करता है, कोशिका का प्रोटेक्शन करता है। एक्ट एज अ बैरियर टू सेपरेट सेल्स इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उनका और एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म जो है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, दोनों के बीच में एक तरह से बैरियर का काम करता है, अर्थात कि सेपरेट करता है, दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। गिव अ स्पेसिफिक शेप टू द सेल, यह कोशिका को जो है एक शेप देता है, उसकी संरचना को जो है एक शेप देता है, एक तरह से ढाल देता है कि किस तरह से बना होना चाहिए। अगर जो है कोशिका झिल्ली थोड़ा घूमी घूमी होगी तो हमारा सेल स्ट्रक्चर घुमा घुमा हो, तो ये क्या करता है, सेल के स्ट्रक्चर को भी बनाता है। रेगुलेट एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो सभी सब्सटेंस को पास नहीं होने देगा, चाहे वो इनसाइड जा रहे हो या आउटसाइड जा रहे हो। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को अंदर या बाहर आने के समय। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस दैट कैन बी हार्मफुल फॉर सेल, ऐसे सब्सटेंस को जो है प्रिवेंट करता है मूवमेंट से कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं जो सेल के लिए हानिकारक हो, हार्मफुल हो। वहीं देख लीजिए सेल ऑर्गेनेल्स क्या है। साइटोप्लाज्म, इट इज अ जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द होल सेल फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेल ऑर्गेनेल्स में आता है। साइटोप्लाज्म जो है ये सेल ऑर्गेनेल्स में, मुख्य रूप से जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर बिखरे हुए होते हैं। लेकिन जब हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल ऑर्गेनेल्स में डिवाइड किए, तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये एक जेली की तरह, एक तरह से गोंद की तरह संरचना होती है जो पूरे सेल के अंदर फैली हुई होती है, और ये क्या करता है, न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक तरह से फैला रहेगा, और ये सारे सब्सटेंस को जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको कंटेन करेगा। द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन व्हिच अदर ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड साइटोसोल और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या कह रहा है, जो साइटोप्लाज्म है ये हमारे सेल ऑर्गेनेल्स और लिक्विड फ्लूइड को लेकर के है, लेकिन जो इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड टाइप का क्या है, फ्लूइड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म में, जो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में सस्पेंडेड होते हैं, उनको साइटोसोल कहते हैं। जैसे यहां पर हम लोग देख लिए, ये हमारा क्या है, यहां पर क्या है, साइटोप्लाज्म ये सब भरे हुए हैं, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको हम लोग साइटोसोल कहते हैं। अगला यहां पर देख लीजिए कुछ एंट्री के लिए है सिम्पोर्टर, जब दो सब्सटेंस एक साथ आ रहे हो तब सिम्पोर्टर होगा, या एक निकल रहा हो एक अंदर आ रहा हो तो उसको एंटीपोर्टर भी कहते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है, इसके बारे में भी हमें आपको जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि राइबोसोम के भी बहुत अच्छे टॉपिक्स उठते हैं पेपर में। राइबोसोम भी जो है बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो राइबोसोम क्या है, दीज आर टिनी ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। जो राइबोसोम होता है ये एक टिनी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसपे क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है। क्या होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। किसमें, राइबोसोम में। दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड यूजिंग आरएनए एंड हेंस दे आर आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है, दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। राइबोसोम जो है अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, किसके द्वारा, आरएनए को यूज करके। आरएनए को यूज करते हुए अमीनो एसिड का जो है ये लोग प्रोटीन में कन्वर्जन करते हैं। इस वजह से जो है राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है।
दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोसोल, साइटोसोल में कहीं भी बिखरे हुए होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स भी होते हैं अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हम लोग कहते हैं तो उसपे क्या होता है, राइबोसोम लगे हुए होते हैं। यहां देख सकते हैं फ्री राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोसोल, साइटोसोल में जो है ये फ्री इधर उधर बिखरे हुए हैं, ठीक। लेकिन यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है अटैच हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी क्या है, एक तरह से नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक तरह से नेटवर्क जाल की तरह बिखरा हुआ है ना। अटैच विद द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ दिखा नहीं है लेकिन ये जुड़ा हुआ होता है, किससे, न्यूक्लियस से। हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स, ये क्या करता है, ये सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट कंटेन राइबोसोम सिंथेसाइज्ड फैट, क्या है, ये दो तरह से होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये क्या करते हैं, ये लोग फैट का सिंथेसिस करते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका तीन नाम दिया गया, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट होता है, किसके, न्यूक्लियस के पास में ही ये प्रेजेंट होता है। यहां मैं आपको दिखा दूं गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी बॉडी, ये जो है ये न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट होगा, ठीक। It is present near the nucleus. It consists of 4 to 6 flattened sacs bag-like structure called as system. क्या है कि इसमें 4 से 6 जो है फ्लैटेंड, मतलब जो है चपटे चपटे सेक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको सिस्टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टर्म्स के नाम से हम लोग जानते हैं। दे आर आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, गोल्जी ऑपरेटस को जो है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। गोल्जी ऑपरेटस स्टोर, मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अक्रॉस सेल, गोल्जी ऑपरेटस जो होता है ये स्टोर करता है किसको, प्रोटीन्स को, या उनको ट्रांसपोर्ट करता है, मॉडिफाई करता है, ये किसमें, या पूरे सेल में जो है प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट को जो है रेगुलेट करता है। इस वजह से गोल्जी ऑपरेटस को जो है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। यहाँ आप लोग गोल्जी बॉडी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये वेसिकल्स होते हैं, और ये जो एक एक सेक हैं इनको सिस्टर्नी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। कभी कभी पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो सीधा सा उत्तर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होता है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो फोल्डेड होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, बाहरी जो लेयर है ये कैसा है, बाहरी लेयर जो है ये पूरी तरह से स्मूथ है, और अंदर अंदर ये क्या बना हुआ है, ये फोल्डेड है ना, ये फोल्डेड है, मतलब कि ये फोल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज यूज्ड टू फ्रॉम एटीपी एंड दिस एटीपी इज यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। क्या है ये, दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, और इस प्रोसेस के द्वारा जो है एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी के फॉर्म में होती है। एंड एटीपी जो होता है ये यूज किया जाता है किसके लिए,
तरह तरह के जो सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, जो कोशिका के अंदर कार्य होते हैं, उनमें एटीपी यूज किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। लाइसोसोम, बेटा कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, तो इसके बारे में भी हमें आपको पढ़ने की जरूरत है। देखो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ खा लेगा ना, थोड़ा डरावना सा लगता है, तो अभी इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए होते हैं, मतलब खाने वाले, पचाने वाले। इट हेल्प्स टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स एंड डैमेज सेल ऑर्गेनिल्स। क्या है? ये डाइजेस्टिंग एंजाइम इसमें भरे हुए होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए होंगे। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर पहुंच जाता है तो उसको ये लोग पचा लेते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं, या कोई सेल ऑर्गेनल्स डैमेज हो गया है तो उसको भी ये खा करके साफ कर देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसको कभी कभी हम लोग जो है सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, या कह सकते हैं कि ये सुसाइडल बैग ऑफ सेल है, अर्थात कि सेल के अंदर कोई भी चीज खराब होता है तो उसको ये लोग किल कर देते हैं या उसको पचा देते हैं, या अगर सेल के सारे पार्टिकल्स खराब हो गए तो उनको ये खत्म कर देगा, गला देगा, डाइजेस्ट कर देगा। सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। बिकॉज when cell organelles get damaged, जब सेल के ऑर्गेनल्स डैमेज हो जाते हैं, लाइसोसोम गेट ब्रेस्ट एंड डाइजेस्ट द होल सेल। जब सेल ऑर्गेनल्स डैमेज हो जाएंगे तो लाइसोसोम जो है ये फट जाएगा और ये फट करके सेल को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? केंद्रक, बेटा केंद्रक। द न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल और ओवल इन शेप एंड इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो होता है ये स्फेरिकल भी हो सकता है और ओवल शेप का भी हो सकता है, और यह जो है कोशिका का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी डन बाय द सेल। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस केंद्र है, न्यूक्लियस केंद्रक, और केंद्र क्या करता है? एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे केंद्र सरकार होती है, पूरे देश की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, इसी तरह से सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है जो एक्टिविटीज, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। दैट Why it is also known as brain of the cell, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। हमारा जैसे ब्रेन है पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह से न्यूक्लियस भी सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द ब्रेन ऑफ सेल, तो आप लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है यह ब्रेन ऑफ सेल होता है। एक कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, जो न्यूक्लियस होता है इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे न्यूक्लियर इनवलप भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे सेल के अंदर जेली लाइक जो सब्सटेंस था उसे साइटोप्लाज्म कहते थे, और न्यूक्लियस के अंदर वाले जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इट्स सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये जो सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा ये क्या करेगा? ये सेल इस सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। इट कंटेन्स पोर्स स्पेस दैट परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो हमारा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके बाहर एक झिल्ली लगी हुई होती है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो भी मटेरियल का ट्रांसफर होना है उनको ये ट्रांसफर कराते हैं। न्यूक्लियोलस फ्रॉम राइबोसोम एंड क्रोमेटिन मटेरियल फ्रॉम सेंट्रोसोम्स। क्या है? न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर छोटा सा एक न्यूक्लियोलस होगा जो क्या करता है? क्रोमेटिन और जो है सेंट्रोसोम इसके अंदर होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं।
न्यूक्लियर इनवलप आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर इनवलप है जो बाहर झिल्ली लगी हुई है। आप लोग न्योता देने जाते हैं ना तो कहते हैं इनवलप में करके दो, एक लिफाफे में करके दो, तो उसी तरह से ये भी इनवलप है। क्रोमेटिन, ये क्या है? क्रोमेटिन धागे यहाँ पर है, क्या है? क्रोमेटिन धागे हैं, ये क्रोमेटिन धागे हैं। ये हमारा क्या है? पूरा न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस है, क्या है? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका बेटा, केंद्रिका। और ये क्या है? क्रोमेटिन धागे हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पर ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जो न्यूक्लियर पोर है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें इसके द्वारा जो है जो मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसफर किस तरह से होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ द सेल। जो हमारा सेल है उसके अंदर मटेरियल का ट्रांसफर होना, ठीक, या ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो ट्रांसफर होगा मटेरियल अंदर या बाहर, ये सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग और सर्वाइवल के लिए अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी, जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है यह बहुत आवश्यक है, किसके लिए? मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ सेल, सेल के नॉर्मल क्रियाओं के लिए और सेल को जीवित रहने के लिए। सब्सटेंस मूव थ्रू द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय टू मेजर प्रोसेस, जो सब्सटेंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा दो मुख्य प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ये भी आपको पढ़ना है तो आप लोग अंत तक जरूर देखें। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्या है? पैसिव सब्सटेंस में जो है सब्सटेंस जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह खुद ब खुद क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये हमारा हायर कंसंट्रेशन है, इधर लोअर कंसंट्रेशन है। जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ ये लोग एंट्री करेंगे। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लिया जाए कि हम आप हैं, ठीक, अब कोई गेम खेलने जा रहे हैं, एक तरफ 14 लोग हो गए, एक तरफ 10 ही है, तो कहेंगे हे भाई साहब 2 लोग उधर चले जाओ, 12-12 की टीम बन जाएगी। इसी तरह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ये खुद ब खुद होता है। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट देयर इज नो एनर्जी रिक्वायरमेंट टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, किसी तरह के एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा? In simple diffusion, substance simply moves across cell membrane from the area of higher concentration to the area of lower concentration। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है इसमें जो सब्सटेंस मूव करते हैं वो सिंपली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैरियर प्रोटीन, इनमें किसी तरह के कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पैसिव डिफ्यूजन में ही एक और पार्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। इसमें कैरियर मीडिएटर की आवश्यकता होती है। जैसे कि उधर 12 लोग थे, इधर 10 लोग थे, तो कोई कहेगा हे भाई साहब चले जाओ, हे भाई साहब चले जाओ, चलो अच्छा हम पहुंचा देते हैं। ठीक इसी तरह से क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, इसमें कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। In this molecules move from higher concentration to lower concentration with the help of carrier protein। इसमें क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है कैरियर प्रोटीन के द्वारा जो है मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। It include movement of large molecules are like glucose and vitamin। क्या है? इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स, चाहे वो ग्लूकोज हो, विटामिन हो, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे।
पैसिव डिफ्यूजन में, सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसमें लार्ज मॉलिक्यूल स्वतः नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, तो इसके लिए कैरियर मीडिएटर प्रोटीन होते हैं या कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने साथ में लेकर के जो है चले जाते हैं किसको, मटेरियल्स को, मॉलिक्यूल्स को, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये एक्स्ट्रासेलुलर रीजन है, यहां पर हमारे कुछ पार्टिकल हैं और ये जो है इनसाइड के लिए एंट्री कर रहे हैं। इंट्रासेलुलर रीजन, ये एक्स्ट्रासेलुलर रीजन था, ये इंट्रासेलुलर रीजन है। ठीक, जब इंट्रासेलुलर रीजन, ये देखिए इंट्रासेलुलर रीजन में मटेरियल पहुंच गया है। ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस इज सिंपली डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड हियर द सॉल्वेंट इज बेसिकली वाटर। क्या है, ऑस्मोसिस में जो है मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं यही मूव करते हैं। वहां पर क्या था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, अर्थात कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट होता है वो जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। हियर इज सॉल्वेंट इज बेसिकली वाटर, और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर जनरली होता है। हेंस ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमेबल, यहां सेम है, सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। ऑस्मोसिस सिंपली डिफाइन एज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो कहां चला जाएगा, सॉल्यूट की तरफ चला जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो होता है इसमें क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है इसका मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। एनर्जी मेनली ऑब्टेन्ड बाय द ब्रेकडाउन हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता था वो यूज कर लिया जाता है, वो ब्रेक होता है एटीपी और क्या करता है, एनर्जी देता है, और यही एनर्जी यूज किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मुख्य रूप से दो तरह का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, इट रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और ये एनर्जी कहां से मिलता है, थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। जब एटीपी ब्रेक होता है तो एनर्जी मिलती है, और यही एनर्जी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आता है। इट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, इसमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कोई लेकर जाने वाला होगा। 40% ऑफ होल एटीपी यूज इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो सारी एटीपी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है उसका 40% जो एटीपी होता है वो ब्रेक डाउन होकर के और एनर्जी देता है, और ये इसका 40% जो एनर्जी है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही यूज कर लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बोले सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें जो है सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए होते हैं। यहां देख सकते हैं सोडियम है और क्या है, पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम, यहां सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम, तो इस तरह से इसमें होते हैं। देखो 3Na ATP 2K ADP, तो क्या है, Na सोडियम है और एटीपी के साथ सोडियम मिलेगा, और ये क्या करेंगे, कैलोरी में ऊर्जा देंगे, 2 कैलोरी एडीपी का निर्माण करेंगे। Secondary active transport. In secondary active transport, energy is used from electrochemical gradient that is generated by the active transport. क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के द्वारा जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है, और ये जो सेकेंडरी एक्टिव ग्रेडियंट है ये इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट होते हैं।
इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इज जनरेटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाते हैं और इनके द्वारा ही हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म होता है। इसमें दो तरह से होते हैं ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर क्या? असिम्पोर्टर इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। क्या है? सिम्पोर्टर में जो है सिम्पोर्टर में जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होगा वो प्रोटीन के साथ में होगा, मतलब कि प्रोटीन जिधर जाएगा उधर ही लेकर के जाएगा। किसको लेकर जाएगा? मॉलिक्यूल्स को, जिनका मूवमेंट कराना है या जिनको ट्रांसपोर्ट कराना है, सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। जबकि एंटीपोर्टर में क्या होता है? एंटीपोर्टर में क्या होगा? जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा ये उल्टा हो जाएगा। यही होगा, एन एंटीपोर्टर इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कहां समझ में नहीं आया। धन्यवाद।